तो चलो, तो सॉल्यूशन ऑफ द प्रैक्टिस रिव्यू टेस्ट जो मैंने दिया था उसका वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है, एज यूजुअल जो मैं कोशिश करूंगा तुम लोग को अब देने का। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ये है, देखो, ठीक है। सेट ए 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम सच दैट, सम करके देख लो एक बार, such that they are in AP, then number of ways of selecting these numbers are ABC, where ABC are digits from 0 to 1 to 10। तो सबसे पहले जैसे क्या बोल रहा है ये समझ में आया, जैसे जब आंसर निकालोगे तो आंसर 210 निकलेगा, क्यों निकलेगा वो बताऊंगा मैं। तो अगर आंसर 210 निकला, इसका मतलब है ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 0 है। अब ऑप्शन में डाल के देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए माइनस बी 1 हो जा रहा है, ए प्लस सी 2 हो जा रहा है, ए प्लस बी 3 हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, और ए बी प्लस सी से 1 हो जा रहा है। तो ये तो समझ में आया क्या है, ठीक है। तो एबीसी एक 3 डिजिट नंबर है। अब होता क्यों है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तुम्हें कि 1 2 से लेके 30 तक, 1 2 से लेके 30 तक तुम कोई भी 3 नंबर चूज करोगे एक्स वाई जेड, ये किसमें हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। तो क्या क्या हो सकता है, इसका मतलब है अगर एक्स वाई जेड एपी में होगा तो दिस इंप्लाइज वी गेट ट्वाइस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। तो एक चीज तो पता चल गया, जो मिडिल टर्म वाई है, तो मिडिल टर्म जो है, मिडिल टर्म वो जो है वो एवरेज ऑफ 2 है, मतलब एक्स प्लस जेड बाय 2, मिडिल टर्म जो है वो एवरेज, केवल वाई मतलब एवरेज ऑफ 2 एक्सट्रीम टर्म्स। तो मतलब तुम्हें केवल एक्स और जेड चूज करना है, और ऐसा चूज करना होगा कि एक्स प्लस जेड एक इवन नंबर हो, क्योंकि एक्स को 1 और जेड को 10 नहीं ले सकते, 10 प्लस 1 11/2, वाई तुम्हें इंटीजर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि मुझे मालूम है कि ट्वाइस वाई इवन है, तो एक्स प्लस जेड के ऊपर एक कंडीशन आएगा। क्या कंडीशन आया, एक्स प्लस वाई के ऊपर एक कंडीशन आया कि एक्स प्लस जेड मस्ट बी इवन, क्योंकि अगर ये इवन नंबर है तो डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कोई इवन नंबर नहीं मिलेगा। तो x प्लस जेड इवन तो दो केस में हो सकता है, कब कब, अगर आइदर x z इज बोथ ऑड, कोई भी दो ऑड नंबर चूज कर लो, आउट ऑफ, कहां से, ऑड नंबर्स केवल क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, क्योंकि नंबर्स जो थे वो क्या थे 1 से 30 तक, तो केवल ऑड नंबर जब चूज करोगे तो ये कहां तक 29, तो 15 ऑड नंबर है। x z बोथ ऑड, 3 डिस्टिंक्ट नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम सच दैट दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो 3 में से ये दो, एक्स जेड अभी 2 ही चूज कर रहा हूँ, वाई पता चल जाएगा। जैसे मैंने अगर बोला कि एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 5, जेड का वैल्यू 5 है, तो ऑटोमेटिकली और एक जो नंबर होगा वो मुझे 3 ही चुनना पड़ेगा। तो एक्स जेड इज बोथ ऑड आउट ऑफ 13, तो ये कितने टोटल यहाँ पे कितने नंबर्स है, 15 नंबर्स है। कितने नंबर को चूज करना है, 2 नंबर को, कितने तरीके से, 15C। और नहीं तो क्या हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है क्या, एक्स जेड बोथ आर क्या, बोथ आर इवन होना पड़ेगा। तो बोथ आर इवन तब भी ये कितने से आएगा, ये आएगा 2 4 से लेके कहां तक 30 तक, तो टोटल 15 नंबर्स हैं, 2 नंबर चूज करोगे तो कितना 15C2। इसलिए आंसर जो होगा वो देखो क्या है 15C2। तो इसका मतलब तुम्हें चूज करना था एक्स वाई जेड 3 नंबर जो एपी में है, मगर मेरा कहना है कि वाई प्री डिटरमाइन है, तो तुम्हें केवल ये दो चूज करना होगा, और ये दोनों या तो ऑड होगा या तो दोनों को ही इवन होना पड़ेगा। इसलिए आंसर जो होगा वो 15C2 प्लस 15C2 होगा। अब किसी को देखना है तो देख लो, वो रोक के तुम्हें देखना होगा। तो इस चीज को समझो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, P is a point on the line y equal to x, 2 points A and B are then, ठीक है। तो ये दिमाग देखते ही तुम्हारे दिमाग में एल्गोरिथम आएगा कि ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। देखो ऊपर वाले में
वो ठीक है, वैसा ट्रिक मैंने नहीं दिया था, तुमने देखा। अब नीचे वाले में ये सम को तुम नहीं बोलोगे, इसलिए इस सम को अगर तुम एडवांस लेवल में तैयारी कर रहे हो तो मैं इजी बोलूंगा, क्योंकि पीए प्लस पीबी का मिनिमम हम लोगों ने देखा था y, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 में अगर a डालोगे तो -1 नेगेटिव आ रहा है, 3,4 डालोगे तो 3 - 4 नेगेटिव, सेम साइड में लाई कर रहा है। a -1,1 है, b 3,4 है। कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट p चूज करना है क्या कि ab प्लस bp मिनिमम हो। तो इसका एल्गोरिथम था कि a y इज इक्वल टू x के अबाउट जब तुम इमेज लोगे तो क्या था, a डैश उल्टा हो जाता था, ये 1,-1 हो जाता था और ये मिनिमम डिस्टेंस देता था, ये तब मिनिमम डिस्टेंस देता था। तो यहाँ पे p निकालने नहीं बोल रहा है, तो इसलिए चीजें ज्यादा आसान है, क्योंकि पी ए प्लस पी बी विल बी सेम एज पी ए डैश प्लस पी बी विच इज सेम एज ए डैश बी, और ए डैश बी का वैल्यू रूट ओवर ऑफ ए डैश बी, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस मुझे ये चाहिए, नहीं क्या। तो ये हो जाएगा 3 - 1 का 2 स्क्वायर प्लस 4 + 1 5 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 29, ऑप्शन नंबर ए से। ये एल्गोरिथम है, ठीक है, वो वही तुम्हें देखना होगा, ठीक है। ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले को मैं, ठीक है, मैं ऊपर वाले को टफ में डाल रहा हूँ, ठीक है, नीचे वाले को इजी में डाल रहा हूँ। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ पी ए माइनस पी बी इज 5। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी ए माइनस पी बी इज 5। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी ए माइनस पी बी इज 5। तो क्या होगा, पी ए माइनस पी बी का मैक्सिमम वैल्यू कब था, तो ये था, ये y इज इक्वल टू एक्स था, ये a मेरे पास क्या था, a था -1,1, b क्या था, b था मेरे पास 3,4। तो मुझे जो याद है मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या था, अगर ये और ये b ले लेते हैं तो वो अलोंग द लाइन था। तुम बोलोगे सर वही तो मेरा कहना है ना यार, जब तुम व्हेन यू आर सेइंग मी कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द, ठीक है, चीजें अभी शुरू हुआ है, हाँ, तो इसलिए ये पॉइंट m हो जाएगा। तो ये पॉइंट पी, तो इसके लिए मुझे मालूम, ये था, रीजन ही था कि एपी माइनस बीपी इज मैक्सिमम। ये तब होता था अगर ए बी और पी कोलिनियर हो जाते थे, और इस केस में तब एपी माइनस बीपी जो होगा वो ए बी हो जाएगा, और ए बी का लेंथ क्या हो गया, 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, 3 + 1 4 स्क्वायर प्लस 4 - 1 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये भी से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी ए प्लस पी बी इज 50। ये गलत है, क्यों, ये इसलिए गलत है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जब तुमसे पी ए प्लस पीबी का पूछ रहा है तो इसका मतलब है ये ए है ये बी है, तुम जितना भी ज्यादा दूर में पी को लेते जाओगे वैल्यू तो इंक्रीज करते जाएगा ना। इसलिए पी ए प्लस पीबी का मैक्सिमम वैल्यू अगर पी इंफिनिटी में ले लूं तो क्या होगा, अगर ये वो एकदम लंबा एक ऐसा ले लूं तो ये इंफिनिटी, मतलब टुवर्ड्स इंफिनिटी, इज इक्वल टू नहीं, टुवर्ड्स इंफिनिटी जाता है। मिनिमम वैल्यू ऑफ पी ए माइनस पीबी इज 0, ये सही है, क्यों, ठीक है, ये सब एल्गोरिथम में था। पी ए माइनस पीबी का, पी ए माइनस पीबी का मिनिमम वैल्यू इसलिए 0 होता था क्योंकि अगर तुम ये ए है ये बी है, और अगर तुम ए बी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दोगे तो उसका एक प्रॉपर्टी था कि अगर तुम पी से ज्वाइन कर दोगे तो ये एंगल लेंथ और ये लेंथ सेम हो जाता है। तो वो भी सही है, अब किसी को देखना है तो देख लो। मैं 10 सेकंड का एक टाइम दे रहा हूँ। इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इट, ठीक है, ये तो ये इससे फिर मैं इजी सम कहूंगा इस लेवल में, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको ए ले लेता हूं तो क्या बोल रहा है ये, log a प्लस कितना log, इसे b ले लेता हूँ 1/b इज इक्वल टू 1 माइनस क्या log c। इतना बड़ा एक्सप्रेशन बार बार क्यों लिख के टाइम बर्बाद करो,
तो ये log a इंटू 1/b इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, log 10 माइनस log c। तो इसका मतलब ये हो जाएगा log a/b इज इक्वल टू कितना, log 10/c। log log कैंसिल करो तो क्या मिला, a/b इज इक्वल टू 10/c। तो मतलब क्या मिला, ac इज इक्वल टू 10b। अब वैल्यू डालो, a का वैल्यू x² माइनस 2x प्लस 10, c का वैल्यू x² माइनस ट्वाइस x इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ x² माइनस ट्वाइस x, ये b का वैल्यू है। तो ये और ये कैंसिल हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि x² माइनस ट्वाइस x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड 2। तब आ गया x² माइनस ट्वाइस x प्लस 10 इक्वल टू 10, मतलब x² माइनस ट्वाइस x इज इक्वल टू 0। तो आइडर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। मगर 0 क्या पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है और log 0 ऐसे भी डिफाइन नहीं होता है, 2 भी डिफाइन नहीं है। तो 0 और 2 जब तुम देखोगे डोमेन में, तो ये तो अगर हम देखें तो ये इनका नॉट इन डोमेन है, तो उसके डोमेन में ही नहीं है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्यूशन, तो हेंस कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो हेंस चारों के चारों। तो मतलब लॉग वाले में क्या सॉल्यूशन नहीं निकालोगे, सॉल्यूशन के बाद क्रॉस चेक भी करके देखोगे। सर्कल S1 और S2 दिया हुआ है, पूछ रहा है कि क्या होगा, 4 कॉमन टेंजेंट, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, या लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज 3√2। तो ये कल वाला क्लास का है, कल जो हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो S1 S2 ये दिया हुआ है, तो हेंस याद आ रहा है, तो इसे भी मैं इजी में डालूंगा अगर कल का क्लास का रिजल्ट तुम्हें याद है तो क्या निकालोगे तुम, इसका तरीका था कि सेंटर 1 C1 C2 निकालो और क्या R1 R2 निकालो। तो C1 C2 जब निकालोगे तो यहाँ पे C1 तुम्हारे पास क्या आ गया 0,0, R1 क्या आ गया 1, C2 क्या हो गया 3,3 और R2 क्या हो गया, R2 तुम्हारे पास आ गया 3 9 प्लस 3 9 माइनस 17, R2 1 आ गया। C1 C2 का लेंथ कितना आया, C1 C2 3 माइनस 3 6 इजिकल टू 3√2 और R1 प्लस R2 का लेंथ क्या आ गया 2। तो 2 से तो 3√2 हर समय बड़ा होगा, तो C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 से बड़ा है। अगर C1 C2 R1 R2 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर सेपरेटेड एक्सटर्नली, तो क्या होगा 4 कॉमन टेंजेंट, हाँ सही है। 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगे, नहीं क्या, 2 ट्रांसवर्स टेंजेंट होंगे, नहीं क्या। और अब लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, कोई फॉर्मूला था क्या, लेंथ ऑफ द एक्सटर्नल टेंजेंट का, हाँ √ओवर ऑफ क्या था d², मतलब जो C1 C2 का था इंटू क्या R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो d² तुम्हारे पास तो तुमने निकाला ही, C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो d था, तो ये 3√2 का होल स्क्वायर, 3 9 9 2 18 माइनस R1 माइनस R2 तो 0 हो जाएगा, तो g इक्वल टू 0 इज इक्वल टू √18 इज इक्वल टू कितना 3√2। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है, देखना है तो देख लो। क्वेश्चन करके देखो, 2 स्लोप दिया हुआ है। अब ऐसे सम का एक कॉमन, लेट m1 m2 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना, तो m1 m2 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना। तो कई बार हम लोग ये करते हैं कि डायरेक्टली रूट निकालने के लिए जाते हैं, मगर यहाँ पे तो रूट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ए के टर्म में अननेसेसरी रूट निकाल के टाइम क्यों बर्बाद करें, ठीक है। देन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द 3 स्ट्रेट लाइन, 3 स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, कह रहा है कि एरिया का होगा।
देखो स्ट्रेट लाइन बहुत खूबसूरत दिया हुआ है, y1 इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, ओरिजिन में इंटरसेक्ट करेगा। दिखने से लग रहा है कि एक लाइन तुम ले सकते हो y इज इक्वल टू m1x, एक लाइन क्या ले सकते हो y इज इक्वल टू m2x, और एक लाइन क्या है y इज इक्वल टू a, तो वो ये लाइन ले लेता हूँ, ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू a। तो सब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो बड़े आसानी से निकल गया ट्रायंगल का। एक 0,0 पॉइंट ए कैसा दिखेगा, y इक्वल टू ए, तो y है तो x का वैल्यू कैसा दिखेगा, इसमें डालोगे y है तो x m2/a हो जाएगा, नहीं क्या, y अगर a है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा m2/a, तो ये हो जाएगा m2/a, और ये b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा m1/a, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट के टर्म में भी निकाल सकते हो, मगर यहाँ पे तो मेरे ख्याल में हाफ इंटू बेस का लेंथ, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ हो जाएगा m2 माइनस m1/a, मॉड इसलिए क्योंकि मुझे नहीं मालूम है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, m1 बड़ा या m2 बड़ा, तो यहाँ पे पता चल रहा है मुझे, ठीक है, तो m2 माइनस m1/a इंटू, या m1/a माइनस m2/a लिख लेता है, इंटू, अब हाइट तो तुम क्या देखोगे, ए से हाइट देखोगे, तो ये हाइट कितना है ए, गलती किया ना, हाँ, क्या y का ए, तो x का वैल्यू होगा a/m2, 0, और ये होगा a/m1, a, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा a/m1 माइनस a/m2, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आ गया हाफ, ठीक है, सब मॉड में, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होगा, तो ये हो जाएगा a², नीचे आ जाएगा m1 m2, ऊपर आ जाएगा m2 माइनस m1, तो डेल का वैल्यू हाफ ऑफ a²। अब m2 माइनस m1 कैसे निकालेंगे, अब यही मेरा कहना है। देखो ये अगर इसका रूट है तो मेरे ख्याल में तुम्हारे दिमाग में एक चीज आएगा, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, नहीं क्या, तो m1 m2 क्यों निकालना है, m1 m2 निकाल के क्या करेंगे, मुझे इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन मेरे पास दिया हुआ है कि x² माइनस ax माइनस a माइनस 1, इसके दो रूट हैं m1 m2, तो क्या m1 प्लस m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा a, m1 m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस a माइनस 1, तो m2 माइनस m1 का, तो इसे होल स्क्वायर, मतलब इसके बदले क्या लिख सकते हो, रूट ओवर के टर्म में कुछ लिख सकते हो ना, रूट ओवर ऑफ माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाय क्या m1 m2, और ये वैल्यू अब तुम इसमें डाल दो, तो ये हाफ ऑफ, तो ये वैल्यू अगर डालोगे तो जैसे यहाँ पे m1 m2 सबका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ऊपर से ही, ए हाफ ऑफ a² इंटू a+2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a+1। अब ये मॉड कैसे वेरी करेगा, ये तो डिपेंड करेगा ना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब डेल अगर तुम निकालोगे तो ये हाफ a² a+2/a+1, मतलब 1/4 है ना, नहीं ये 2 मैंने गलती से ऊपर से मैं लिख रहा हूँ इसलिए, हाँ ये 2 है, हाँ ये कब, ये तब होगा मॉड से, ये तब आएगा जब a+2/a+1 0 से बड़ा होगा, और ये कब होगा, वेविक कर्व अगर बनाओगे तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी तक, और डेल कैसा दिखेगा -1/2 a² ऑफ, जब मॉड हटाओगे a² तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये तब होगा जब a+2/a+1 लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब a कहां से कहां तक, -2 से -1, तो इसीलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, a अगर -1 से बड़ा है, तो a अगर -1 से बड़ा है तो ये वाला ऑप्शन है ना, a -1 से बड़ा है तो पॉजिटिव साइन है, इसलिए ये सही है। -2 से -1 तक नेगेटिव है और -2 से छोटा है तो फिर से पॉजिटिव है, तो ऑप्शन देख लो, किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो एरिया में तो समझ में आया, तो यहाँ पे क्या क्या कॉन्सेप्ट मैं देना चाहता हूँ, मेरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या, कि जब तुम एरिया निकालते हो तो थिंक अबाउट मॉडुलस। अच्छा अब सर आप इसे किस में दोगे, मैं इसे मॉडरेट में दूंगा सर, मगर आप मॉडरेट में दे रहे हो तो मैं तो नहीं कर पाया। अब देखो
जब मैं टफनेस देता हूं तो टफनेस मैं अभी के एग्जाम के लिए नहीं दे रहा हूं। मेरा कहना है कि इस टाइप से एग्जाम ने इस टाइप का सम अगर तुम्हें जेई में फंसेगा तो तुम इसे मॉडरेट के अंडर डालोगे। ठीक है, तो मैं उस दिन के तरीके से बोल रहा हूं कि एक मॉडरेट थिंकिंग है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल थिंकिंग नहीं था। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है कि हम लोग ने जो देखा कि जरूरी नहीं है कि तुम हर समय रूट का वैल्यू निकालो, m1 प्लस m2 और m1 m2 करके भी कई बार चीजों को रिड्यूस कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। अब इसे मैं इजी क्वेश्चन कहूंगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ तुमने किया या नहीं किया। ये टेस्ट ठीक है, देते रहोगे तो देखना इजी हो जाएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ। हाँ, A1 25 है, B1 75 है, A100 प्लस B100। तो इसका मतलब मैं मान के चलता हूं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है, इसका कॉमन डिफरेंस को D1 ले लेता हूं और इसके कॉमन डिफरेंस को D2 ले लेता हूं। तो A100 को क्या लिख सकता हूं तब, A1 प्लस कितना 99D प्लस B100 को क्या लिख सकता हूं, B1 प्लस क्या 99D इज इक्वल टू 100। A1 और B1 का वैल्यू 75 है, डाल दो A1 25 प्लस 99 D1 D2 प्लस B1 के बदले 75 प्लस 99 D2 100। तो 100 तो 75 25 के साथ कट गया, मतलब D1 प्लस D2 0 हो गया। तो D1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ D2। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ A1 और ऑपोजिट साइन, हाँ सही है। AN प्लस BN इज इक्वल टू 100। तो ये तो होगा ही, क्योंकि अब AN प्लस BN जब डालोगे तो ये A1 प्लस B1 आएगा प्लस n ऑफ टाइम्स ऑफ क्या D1 प्लस D2 आएगा, नहीं क्या, अगर तुम nth वैल्यू डालोगे वहां D1 प्लस D2 का वैल्यू 0 है, तो AN प्लस B1 इज इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट है, तो 100 होगा। तो इसका मतलब अगर ये इररेस्पेक्टिव ऑफ हर समय ही 100 होगा, तो R इज इक्वल टू 1 टू 100। अगर मैं तुमसे AR प्लस BR पूछूं तो ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 1 टू 100 टाइम्स ऑफ 100। मतलब ये 100 इंटू 100, तो 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा, तो तुम्हारे पास हो गया। और A1 प्लस B1 A2 प्लस B2, यहाँ तो ये सब तो कांस्टेंट ही है ना, यहाँ से क्या आया, ये तो हर समय 100 100 100 आएगा, ये भी 100, ठीक है, ये भी 100, ये भी 100, तो कांस्टेंट है, तो AP होगा जिसका कांस्टेंट डिफरेंस 0 होता है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन नेगेटिव, चलो करके देखते हैं। मतलब समझ में आ रहा है कौन सा इसमें नॉन नेगेटिव है, ऊपर वाला समझ में आया ना, तो ठीक है। तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया तुम्हारे पास, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, जीरो इंक्लूड है, जीरो या नेगेटिव नंबर। तो ई टू पर एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, मगर भैया डेफिनेशन देख लेना कि ये डिफाइन है या नहीं, क्या पता अगर ये डिफाइन नहीं होता तो ये मीनिंगलेस हो जाता, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ई टू पर ln ऑफ ln 1/3 दे देगा तो ये तो डिफाइन नहीं है, क्योंकि ln 1/3 एक नेगेटिव क्वांटिटी होता है। तो ln 3 हर समय पॉजिटिव है, ई टू पर एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, खेला खत्म। हमारे पास फॉर्मूला भी है, ई टू पर ln इंटू ln का मतलब समझ में आ रहा है ना, log e था, तो ई टू पर क्या हो जाएगा, ये log e ऑफ क्या log e3, तो इज इक्वल टू क्या होगा, e कैंसिल हो गया log e3। अब इसमें मैक्सिमम जगह में, मतलब हर जगह नहीं मगर इस वाले में अब ये पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे पास एक रिजल्ट था, अगर तुम्हें ये रिजल्ट याद है, log ए बी कब पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव तब था अगर ए और बी कहाँ पे रहेगा, ए और बी लाइज ऑन सेम साइड ऑफ यूनिटी। और ये नेगेटिव कब होगा, अगर ए एंड बी लाइज ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी। अब जब तुम log e3 बोलते हो तो e का वैल्यू था 2.7, तो 2.73 सेम साइड ऑफ यूनिटी लाई करेगा, इसलिए ये पॉजिटिव। अब सेकंड वाले देख के इसे अब मैं इजी बोलूंगा, इसे भी इजी बोलूंगा और ऊपर वाले को भी इजी बोलूंगा, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है,
उस लेवल में। हाँ, अगर तुमने ये एडवांस लेवल का सम दिया है तो इसमें अब मेंस लेवल में तो तुम नहीं देखोगे ना रिलेटिव टफनेस। अगर मैं तुम लोगों से 7 टू द पावर log 7 5 is same as 5 to the power root over of log 5 7, ये रिजल्ट याद रखो कि a to the power log a b is same as root over b to the power क्या log b a, दोनों सेम होता है, तो हेंस इसका वैल्यू तो 0 होगा। तो ठीक है, यहाँ पे वो चीज को प्रूफ किया गया है, मगर जरूरत नहीं है, हम उस रिजल्ट को याद रखेंगे। अब नंबर सी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? log 5 1/3 log 3 5 -1। तो चलो देखें क्या था। log 5 1/3 log 3 5 -1 करके देखें। तो log 3 5 -1 जो होगा वो क्या हो जाएगा? log 3 5/3। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव? ये पॉजिटिव वाला है, मगर अब मुझे ये प्रॉब्लम है कि ये 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, क्योंकि 3 और 5/3 दोनों सेम साइड ऑफ यूनिटी है। वो देखने के लिए मेरा कहना है कि log 3 इंटीजर किसके लिए लेता है? 5 से थोड़ा सा बड़ा जब वो इंटीजर लेगा तो 3 के पावर में सोचोगे, तो 5 9 से छोटा होता है, इसलिए log 3 5 जो होगा वो log 3 9 से छोटा होगा। मतलब log 3 5 जो छोटा होगा वो 2 से छोटा होगा, क्योंकि इसका वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब log 3 5 -1 जो होगा वो 1 से छोटा होगा। इसका एक 1 इस साइड लेके आ गया। इसका मतलब log 3 5 -1 होल डिवाइडेड बाय 1/3 1/3 से छोटा होगा। तो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है log 3 1/3 टाइम्स ऑफ log 3 5 -1। तो इसका मतलब अगर ये आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट 1/3 से छोटा है, तो ये log 3a मिल गया, a 1/3 से छोटा, और ये बेस 3 है, तो मतलब ये ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी है। और अगर ये ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, तो ये वाला क्वांटिटी नेगेटिव है, मगर मुझसे तो नॉन नेगेटिव पूछ रहा है। अब इस वाले में, तो इस वाले में तो इसे क्या लिख सकते हो? log 5 बाय क्या? log 3। इसे क्या लिख सकते हो? log 9 बाय कितना? log 4। और इसे क्या लिख सकते हो? log 2 बाय क्या? log 5। log 5 कैंसिल। log 9 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू log 3 डिवाइडेड बाय log 4 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू log 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या रह गया? log 2 बाय क्या? log 3। तो ये आपस में कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू 1 आ रहा है आंसर। 1 नॉन नेगेटिव है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी सही है। देखना तो 27 ABC is greater than or equal to whole cube, सॉरी सम लिखेंगे। If ABC are positive, 27 ABC A plus B plus C का होल क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये देखते ही दिमाग में क्या आएगा? इसे भी इजी, ये भी मेरे लिए इजी है। सीरियसली कह रहा हूँ, ये सम जेई एडवांस में इजी है। अगर तुम मुझे बोलोगे जेई एडवांस लेवल में, तो मैं इसे इजी बोलूंगा। इसी को अगर तुम मुझे बोलोगे सर जेई मेंस लेवल में, तो इसे मैं मॉडरेट या हार्ड बोलूंगा। इसी को अगर तुम मुझे सीबीएसई लेवल में बोलोगे, तो मैं इसे इम्पॉसिबल बोलूंगा। तो ये चीज तुम्हें सोचना है, ठीक है, कि किस लेवल में। तो इसलिए ठीक है। तो मैंने जब तुम लोगों ने जब मैंने फर्स्ट क्लास लिया था ऑनलाइन में, तो मैंने कहा था कि देखो मैं धीरे धीरे तुम्हें एक लेवल ऊपर लेके जाऊंगा। अगस्त में
अगस्त तक मैं मान के चल रहा था कि चलो तुम सीबीएसई को अच्छे से समझो, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक तुम अच्छे से मेंस को समझो। नॉर्मली मैं दुर्गा पूजा के बाद ही एडवांस लेवल में लेके चले जाता हूँ जब मैं ऑफलाइन क्लास करता था, मगर इस साल ऑनलाइन के कारण वो नवंबर भी नहीं गया, दिसंबर में, नवंबर के लास्ट में मैं तुम लोग को उस लेवल में लेकर जा रहा हूँ। 1 महीना पीछे हूँ। हाँ, वो कोर्स भी 1 महीना पीछे के आसपास चल रहा है हम लोगों का, कि अब मैं तुम्हें उस लेवल में लेकर आऊंगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब जितने स्टूडेंट्स हो सब उस जगह में जाओ, वो तुम्हें देखना है कि तुम किस लेवल में प्रिपरेशन कर रहे हो। ये कर रहे हो तो फंडामेंटल बनाओ, ये कर रहे हो तो इंस्पायर बनाओ, ये कर रहे हो तो एलिवेट बनाओ, और डाउट पूछो। इफ एबीसी आर पॉजिटिव इतना तो चलो। तो ये क्या, ये वाला जब तुम देख रहे हो कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज लेस देन इक्वल टू, देखो जानबूझ के मैंने ये नहीं देके मैंने ये वाला इस टाइप से दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा दिया गया है ताकि तुम्हारे में वो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू होने से फिर थोड़ा दिमाग में ज्यादा आ जाता है कि हाँ इसका मतलब हो गया a प्लस बी प्लस सी, 27 का 3 यहाँ ले आओ, इज लेस देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एबीसी, यही हुआ ना इसका मतलब। इसका मतलब क्या होगा कि अर्थमेटिक मीन इज लेस देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन, मगर ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हर समय ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा होता है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन सेम हो, मगर ये तो तभी पॉसिबल है अगर ऑल क्वांटिटीज आर इक्वल। अब अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है तो क्वेश्चन में देखो तुम्हें एक रिलेशन दिया हुआ है एबीसी निकालने के लिए, क्या 3a प्लस 4b प्लस 5c इज इक्वल टू 12, और सबके सब अगर सेम है तो 3a प्लस 4a प्लस 5a इज इक्वल टू 12, मतलब a इज इक्वल टू 1। अगर a 1 हो गया तो b भी 1 हो गया, c भी 1 हो गया, तो हो गया a भी 1 हो गया, b भी 1 हो गया और c भी 1 हो गया। तो अगर सब 1 हो गया तो किसका वैल्यू चाहिए, 1/1/1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब ठीक है, मैं अभी तुम लोग के दिल को खुश करने के लिए, चलो मैं दिल को खुश करने के लिए अभी मैं यहाँ पे एक मॉडरेट लेवल लिख सकता हूँ तुम लोगों को दिल को खुश करने के लिए, और मैं सीरियसली कह रहा हूँ ये इजी लेवल में आता है, ये सब पकड़ना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। ये मेरे असाइनमेंट सीट का था। वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द of a circle circumscribing the rectangle ABCD is इतना, if A and B is इतना। देखो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एरर यहाँ पे क्या होता है, पहले ये बताता हूँ। ये बात सही है कि तुम लोग समझ में आ जाता है तुम लोगों को, तुम लोग इस टाइप से लेते हो, इस टाइप से लेते हो, ये लेते हो, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और क्या करते हो, इसी को तुम 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 ले लेते हो, मगर ये नहीं ले सकते हो ना, क्यों, क्योंकि a का वैल्यू है -3,4, क्या ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, और b का वैल्यू लेते हो 5,4, ये भी से डज नॉट सेटिस्फाई, मतलब ये डायग्राम रॉन्ग है। तो करेक्ट डायग्राम ऐसा है कि कोई एक अलग लाइन है जो यहां से पास कर रहा है। ए बी सी डी आदि समय में भी ये सम दिया हुआ है, ठीक है। तो मगर सर्कल होने के कारण मैं इसे भी मॉडरेट में दूंगा क्योंकि सर्कल अभी हम लोगों ने जस्ट शुरू किया है। अब मुझे निकालना है सेंटर, अगर मैं निकाल लूं तो मैं एरिया निकाल लूंगा। तो ये एक डायमीटर मालूम है, क्या तुम और एक डायमीटर बना सकते हो, हाँ बहुत डायमीटर बना सकते हैं सर ये, मगर क्या इसका इक्वेशन निकाल सकते हो, नहीं। सर ये क्या इसके इक्वेशन निकाल सकते हो, नहीं। गोल्डन रूल क्या था, तुम्हें सर कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, तुम्हें सी नहीं पता है, डी नहीं पता है, ये कॉर्ड में परपेंडिकुलर ड्रॉप करके करोगे क्या, सबसे पहले कहाँ ड्रॉप करोगे, हाँ सबसे पहले, क्योंकि तुम्हें ए भी पता है तो तुम पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये पॉइंट एम लोगे, -3,5,4 का मिड पॉइंट होगा ये, तो ये हो जाएगा 5 - 3 1,4।
अगर ऑब्जर्व करोगे तो सबका y कोऑर्डिनेट सेम है, इसलिए अगर मैं AB को प्रोड्यूस कर दूं तो इसका इक्वेशन कैसा दिखेगा, y इक्वल टू 4, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन अगर मैंने प्रोड्यूस कर दिया, इसके ऊपर अगर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ये दे दिया, तो इसका इक्वेशन क्या होगा तब, x कहां से पास कर रहा है, ये x इज इक्वल टू 1 होगा। तो अब मुझे अगर इसका इक्वेशन पता चल गया x इक्वल टू 1, ये लाइन का इक्वेशन अगर मुझे पता चल गया, ये रेड वाले लाइन का इक्वेशन मुझे अगर पता चल गया, ये ब्लू वाले लाइन का इक्वेशन मुझे पता चल गया, तो ये दोनों को सॉल्व करके क्या मैं सेंटर नहीं निकाल सकता हूं। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 1 और 4y इज इक्वल टू x प्लस 7 को सॉल्व करूंगा, तो y का वैल्यू मेरे पास 2 आएगा और x का वैल्यू 1 है, तो इसलिए e का वैल्यू मेरे पास e मतलब यहाँ पे ये सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा, ये 1 कॉमा 2। तो इससे तो खेला ही खत्म हो गया। अगर ये 1 कॉमा 2 है तो ये लेंथ e हो गया तुम्हारे पास 1 कॉमा 2, m हो गया 1 कॉमा 4, तो ये लेंथ कितना है, ये लेंथ 2 यूनिट आया, तो ये लेंथ कितना आ गया, ये लेंथ 4 यूनिट आ गया, ये लेंथ कितना है, ये 5 है और ये -3 है, तो ये लेंथ 8 यूनिट है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा है, सॉरी, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो ये 8 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना 32, मगर डिवाइडेड बाय 10 कह रहा है, तो p बाय 10 कह रहा है, तो ये p है, तो इससे 3.2। मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि एक साफ सुथरा डायग्राम भी साइड में डाल देता हूँ। किसी को देखना है तो क्वेश्चन नंबर 10, if the straight line this and this is equal to p includes an angle of pi by 4 and the line x sin alpha minus y cos alpha equal to 0 meets them at the same point। तो एक एक चीज का मीनिंग समझोगे, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और इसके बीच का एंगल कितना है, पाई बाय 4, और x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा 0 है, मीट्स एट द सेम पॉइंट का मतलब है कि दे आर कॉन्करेंट। तो इसका मतलब है कि तुम्हें क्या क्या पता चल गया, कॉन्ग्रुएंट का मतलब, तो ये लाइन जो है, ये लाइन मेरे पास है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, और ये नॉर्मल फॉर्म है। अगर ये नॉर्मल फॉर्म है तो अगर मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये वाला एंगल अल्फा आएगा, ये वाला लाइन है, नहीं क्या। अब इस लाइन के ऊपर काम करो, मतलब x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा इक्वल टू 0। इस y इक्वल टू तब क्या मिला, 10 अल्फा टाइम्स ऑफ x। तो इसका अगर स्लोप 10 अल्फा मिला तो इंक्लिनेशन भी एंगल अल्फा होगा, मतलब यही, अरे यार इसी का इक्वेशन दिया हुआ है, यही सब तो ऑब्जर्व करना होगा। y इज इक्वल टू कितना, 10 अल्फा टाइम्स ऑफ x। तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब कह रहा है कि और एक ऐसा लाइन है जो यहां से पास कर रहा है, वो ये लाइन ले लेता हूं, ये लाइन डॉटेड लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस पी इक्वल टू 0। ये और इस लाइन के बीच का एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी दिया हुआ है, कितना हो गया, तब ये 45 डिग्री। तो इससे ये पता चला कि ax प्लस बी वाई प्लस पी एंगल बाइसेक्टर है, उससे भी सम निकलता है, मगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाना चाह रहा हूँ तो मैं ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकता हूँ। हाँ, वैल्यू किसका पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुम्हें कब जरूरत पड़ेगा, जरा सोचो। क्या इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जब तुम निकालोगे, जब तुम OM का वैल्यू निकालते हो, तो OM जो होगा, दिस इज, सॉरी OM में नहीं,
ए स्क्वायर प्लस, इस लाइन के ऊपर, सॉरी ओरिजिन से अब इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच दो, ये रेड वाला ओरिजिन से मैंने एक परपेंडिकुलर खींच दिया किस डॉटेड लाइन के ऊपर, उसको एन दे देता हूँ। तो ओ एन क्या है मेरे पास, ओ एन मेरे पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, और ये पी क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म है तो इसलिए ये लेंथ तुम्हें मालूम है, ये लेंथ कितना है पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू कौन सा लाइन के ऊपर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस पी इक्वल टू 0। इसलिए ओ एन कैसा दिखेगा, मॉड ऑफ 0 प्लस पी बाय रूट ओवर ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ओ एन तो इस ट्राइंगल का भी पार्ट है ना रे, इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, तो क्या ये एंगल निकाल सकते हो, ये एंगल और ये एंगल तो सेम होगा ना, वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल कितना मिल गया, ये एंगल भी 45 डिग्री मिल गया, पाई बाय 4। तो ये एंगल तुम्हें पाई बाय 4, ये पी मिल गया, तो ओ एन उसका प्रोजेक्शन होगा, इसलिए वो कैसा दिखेगा, ओ एम कॉस 45 डिग्री दिखेगा। ये मैं बोल रहा हूँ ट्राइंगल ओ एन एम में, क्योंकि मुझे मालूम है एंगल ओ एम एन जो है वो 45 डिग्री आ रहा है, और ओ एम का लेंथ पी है, तो इसका मतलब पी बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पी, तो ये पी बाय रूट 2, तो पी टी कैंसिल कर दो, स्क्वायर कर दो, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2। तो ये ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसे और एक तरीके से कर सकते हैं। मॉडरेट, मगर अभी के लिए ठीक है, इसे मैं हार्ड में डाल देता हूँ अभी के लिए, हाँ, मगर क्योंकि ये मेरे एलिवेट सीट का सम है, एलिवेट या किसी एक में ये सम है, हाँ एलिवेट सीट का प्रॉब्लम है, तो वो तो तुम्हें जानना ही पड़ेगा मेरे ख्याल में। हाँ, इसे और एक तरीके से कर सकते थे, ठीक है, उसमें ओरिजिन का भी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी देखा कि ये वाला लाइन मेरे पास था एक्स कॉस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा इक्वल टू 0, मेरे ख्याल में नहीं क्या था, एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा, ये लाइन था मेरे पास मेथड 2, एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा इक्वल टू 0, ये लाइन था मेरे पास एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, और ये लाइन था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस पी इक्वल टू 0। क्वेश्चन में दिया हुआ ये 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों जो लाइन है, ये ब्लू वाला जो लाइन है, ये ब्लू वाला लाइन 90 डिग्री में इंक्लाइन है। इसका मतलब तुम कह सकते हो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0 इज बाइसेक्टर ऑफ टू लाइन। अब ये वो वाले फॉर्म में आ जाएगा कि तुम एक लाइन को दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि तुम बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना जानते हो। अगर तुम्हारे पास ये दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर तब तुम्हारे पास होगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी। समझ में आ रहा है, ये दोनों के बीच का इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या होगा, डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ क्या, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ क्या, एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा बाय रूट ओवर ऑफ क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कितना कॉस स्क्वायर अल्फा। तो दिस इंप्लाइज यू विल गेट एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा। अब दो केस ले लो, पहले केवल प्लस को लेके देखोगे तो ये x के साथ तुम्हारे पास आ जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, प्लस y के साथ आ जाएगा साइन अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस p इज इक्वल टू 0। मुझे नहीं मालूम है कि ax प्लस बी वाई प्लस पी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है या सॉरी 90 डिग्री है, तो दोनों में कोई भी एक हो सकता है। तो इसीलिए अभी मैं क्या करूंगा, मैं एक ही वाला करवाऊंगा, ये और ये सेम लाइन हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो इसका बाइसेक्टर है। तो हम लोगों ने 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन, तो अगर ये सेम लाइन रिप्रेजेंट करेगा तो इसे क्या लिख सकते हो, a डिवाइडेड बाय क्या cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हो, साइन अल्फा प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू क्या p डिवाइडेड बाय माइनस p।
इससे ए का वैल्यू क्या आ गया, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, बी का वैल्यू क्या हो गया, माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो हेंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 आ गया। मैंने जो काम प्लस के लिए किया वही काम तुम माइनस के लिए होम असाइनमेंट है, खुद करके देख सकते हो। लिखना देखना है तो देख लो। तो दो तरीका है, एक ट्रिग्नोमेट्री से मैंने सॉल्व किया और एक एंगल बाइसेक्टर के थ्योरी, मगर दोनों में ही तुम्हें थोड़ा तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। उसके बाद वाले में चलते। If then the value of a plus b plus c is m if the graph is given below, then find m by 4। मतलब तुम्हें ए बी सी निकालना है। इस ग्राफ का में बहुत कुछ दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है मुझे बोलोगे। इसको मैं इजी में डालूंगा, अभी तो मुझे वही लग रहा है, मैं देखता हूँ करके। ए एक्स उसका सोल्यूशन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। सोल्यूशन में देखो कभी कभी कोई कोई चीज डायरेक्टली मिसिंग हो जाता है, अरे जैसे ये माइनस बी बाई है, तो ठीक है, दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील। हाँ, क्योंकि बता ही रहा हूँ यहाँ पे, इफ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन बिलो। तो चलो ये वाला पॉइंट क्या है, हल्ला थोड़ा सा जब देख रहे हो ना तो अपने आप बोल सकते हो, मतलब बगल में कोई बैठा है तो उसे ये फील हो कि अरे ये क्या हुआ, अरे ये क्यों बोल रहा है। जैसे ये किसका वैल्यू था, ये वाला पॉइंट। हाँ, मुझे सुनने में आया किसी ने कहा ये वाई इंटरसेप्ट था, मतलब जब एक्स का वैल्यू 0 डालोगे तो ये 0, c होता था, नहीं क्या। तो यहाँ से एक चीज तो पता चल गया, c का वैल्यू 1 पता चल गया, ठीक है। और ये दो पॉइंट क्या होता है, ये रेड वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होता है, ये रूट्स होते थे। तो इसका मतलब तुम्हें दो रूट्स भी पता है, क्या अल्फा नहीं पता है मगर बीटा तुम्हें पता है, कितना 2। पैराबोला अपवर्ड है, मतलब ए 0 से बड़ा होगा। तो अब इसके अगर दो रूट्स तुम्हें अल्फा बीटा पता है तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हो जाएगा। जस्ट वेट अ मिनट, मुझे लग रहा है इस ग्राफ में कुछ एक चीज मिसिंग कर दिया मैंने। चलो ठीक है, वो नहीं, वो मुझे एक्चुअली में ये जो इन लोगों ने दिया ये ठीक है, मुझे यहाँ से लगा था नहीं तो कि वो क्या इन्फॉर्मेशन है वो तो दिया नहीं है, मगर नहीं 3,1 जो दिया हुआ है, 3,1 का मतलब क्या हुआ, ये इस कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर कर्व को सेटिस्फाई करेगा तो कर्व का इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये पॉइंट अगर मैं डालूंगा तो y के बदले 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 थीटा कितना 9a प्लस कितना b प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 9a प्लस थ्राइस b इज इक्वल टू 0 हो गया। तो b, तो इसका मतलब b इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 28 है। तो हेंस इससे तुम्हें मिला b इज इक्वल टू माइनस 28 है। वो एक्चुअली में क्या है कि एक मल्टीपल चॉइस था जिसे मैंने इंटीग्रल में चेंज किया, इसीलिए। तो b इज इक्वल टू माइनस 28 है, ठीक है। तो हमने इसे यूज कर लिया, और फिर क्या यूज कर सकते हो। अब ये 2,0 भी किससे सेटिस्फाई करेगा, 2,0 भी कर्व में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है 2,0 का मतलब क्या हुआ कि y इज इक्वल टू क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में 2,0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ट्वाइस टू 4a प्लस कितना ट्वाइस b प्लस c का वैल्यू कितना है 1। अब मगर b का वैल्यू कितना है माइनस 28 है, तो इसलिए ये हो जाएगा 4a माइनस 6a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मतलब माइनस तो आई से इज इक्वल टू माइनस 1, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो हेंस a का वैल्यू तुम्हें 1/2 मिल गया, c का वैल्यू 1 मिल गया, और b का वैल्यू क्या मिलेगा, b का वैल्यू माइनस 28 है, तो b का वैल्यू कितना मिल गया माइनस 3/2। तो इसलिए अगर तुम a प्लस बी प्लस सी करोगे तो 1/2 माइनस 3/2 प्लस 1, 1 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। इसे मैं इजी में डालूंगा रे, ठीक है।
हाँ ये इजी में, हाँ क्योंकि यहाँ पे ठीक है, ठीक है, ठीक है, मॉडरेट, ठीक है, मगर इसे तुम्हें इजी में लाना होगा। तुम्हें अगर जेई एडवांस का प्रिपरेशन करना है तो मॉडरेट से इसे इजी में लाना होगा। चलो आगे चलते हैं। 8, 9, 10 कहाँ गया? और ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 मैं एक अलग ट्रिक भी दूंगा। क्या कह रहा है? Let ABC be triangle such that coordinate of vertex A दिया हुआ है कितना? -3, 1। इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रो B, इसका इक्वेशन दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? ये twice x plus y minus 3 is equal to 0 and the equation of angle bisectors find the slope of line BC। तो मैं क्या करूंगा, BC का कोई भी 2 पॉइंट निकालूंगा। कैसे निकाल सकता हूँ देखो। बीसी का 2 पॉइंट निकालने के लिए पहले तो मैं सी आराम से निकाल सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो रेड वाला लाइन है ये ए है, ये बी है, और बी से जो ये रेड वाला लाइन जा रहा है ये रेड वाला लाइन मीडियन है। मगर सी, हमने सी जो है सी जो है वो किसी में लाई कर रहा है, किसमें लाई कर रहा है? तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म लेना अच्छा है। मतलब सी के अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट को टी ले लूं, सी के मैंने अगर एक्स कोऑर्डिनेट को टी ले लिया तो वाई कोऑर्डिनेट कैसा दिखेगा? वाई कोऑर्डिनेट तब तुम्हारे पास दिखेगा 7t ले लिया तो ये हो जाएगा 7t - 1 डिवाइडेड बाय 4। अब तुम्हें ए पता है, तुम्हें सी पता है, और तुम्हें ये पता है कि ये लाइन मीडियन है। केवल ये 3 को देखो, क्या दिमाग में कुछ आ रहा है? हाँ, ये तो क्लास 10 लेवल का सम हो गया कि ये जो मिड पॉइंट एम होगा, अब तो एम निकाल सकते हो ना। एम जो पॉइंट होगा वो होगा a प्लस सी बाय 2। यहाँ पे h के टर्म में लिया हुआ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और ये कहाँ पे लाई कर रहा है? ये इस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो वो इसे क्या करेगा? सेटिस्फाइज करेगा। तो पुट अप करके देख लो, h का वैल्यू 3, h का वैल्यू 3 मतलब तुम्हें c का वैल्यू पता चल गया कितना? c का वैल्यू 3,5 पता चल गया। अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो तुम जानते हो कि क्या होने वाला है। ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो। तुम किस किस का स्लोप निकाल सकते हो? क्या तुम सीए का स्लोप निकाल सकते हो? अब तुम्हें सी पता चल गया, तुम्हें ए पता चल गया, तो सीए का जो स्लोप होगा वो हो गया तुम्हारे पास यहाँ से 2/3। तो m1 मेरे पास हो गया 2/3। इस लाइन का स्लोप मैं जानता हूँ, m2 हो गया मेरे पास 7/4। मुझे m3 का स्लोप चाहिए, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ? मैं ये यूज कर सकता हूँ कि अगर ये एंगल अल्फा और ये बीटा ले लूं तो मैं ये यूज कर सकता हूँ कि tan अल्फा इज सेम एज क्या? tan बीटा। तो मॉड ऑफ क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2 बाय क्या? 1 प्लस m1 m2 इज सेम है मॉड ऑफ क्या? m2 माइनस m3 बाय 1 प्लस m2 m3। तुम बोलोगे सर इन लोगों ने मॉड यहाँ पे नहीं लिया, यहाँ पे देखिए जो आपने सॉल्यूशन दिया। नहीं, इसका एक रीजन है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम इस टाइप में डायरेक्शन यूज करोगे ना तो तुम्हें मॉड देने का जरूरत नहीं है, मगर तब डायरेक्शन यूज करना होगा। ये तुम्हारे लिए m3 है, ये m2 है, ये m1 है। ये डायरेक्शन, अगर ये वाला डायरेक्शन अगर लेते हो तब अल्फा और बीटा डायरेक्शन वाइज भी सेम हो जाता है। तो tan अल्फा फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब तब तुम लिखोगे m1 माइनस m2 बाय क्या? 1 प्लस m1 m2। और tan बीटा को तब क्या लिख सकते हो? फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या हो जाएगा? m2 माइनस m3 बाय 1 प्लस m2 m3। मॉड देने का जरूरत।
तुमने मॉड जब हटाओगे, अगर तुम ऐसे सॉल्व करोगे तो एक रूट तुमके देखना, एक तुम्हें दो क्वाड्रेटिक मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक तुम्हें कॉम्प्लेक्स रूट देता ही है। तो उसे हटाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है, हम डायरेक्शन का यूज कर लेते हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में तुम tan अल्फा लोगे उसी डायरेक्शन में अगर tan बीटा ले रहे हो तो मॉड देने का जरूरत नहीं। तुम ये नहीं करके और एक काम कर सकते थे क्या, कि तुम्हें एंगल ए पता है, एंगल ए कितना, पॉइंट ए पता है, पॉइंट ए तुम्हें क्या दिया हुआ है -3,1। तुम्हें सी पता चल चुका है, सी क्या था, सी 3,5 था। ये एक एंगल बाइसेक्टर है। ये कब से, सुनाई दे रहा है? अब सुनाई दे रहा है? या चलो, ए -3,1 ये एंगल बाइसेक्टर है। तो हम लोगों ने प्रूफ देखा था कि अगर दो आर्म दिया रहता है तो ए का इमेज एंगल बाइसेक्टर के रेस्पेक्ट में अगर लोगे, जैसे ए डैश अल्फा बीटा, तो वो इस आर्म में लाई करेगा। तो इमेज का मेरे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला था, अल्फा प्लस 3 डिवाइडेड बाय एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन मेरा क्या था, मुझे पहले वो देखने दो। वो है 7x - 4y - 1। तो अल्फा प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू बीटा -1 बाय -4 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ 7 इंटू -3 -4 टाइम्स ऑफ 1 -1 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो इससे अगर तुम्हें ए डैश मिल गया, अल्फा बीटा तो मिल गया ना, ए डैश मिल गया, सी मिल गया, तो तुम इसका क्या निकाल सकते हो, इसका स्लोप निकाल सकते हो। चलो एक को हार्ड दे देता हूं, तो यहाँ पे हार्ड लिख देता हूँ। हाँ, इसे हार्ड दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब टफ। द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मगर कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो इसके लिए एक एल्गोरिथम था, काउंट इट, मगर किसके ऊपर, ऑन एक्स, एक्स के ऊपर काउंट करो। नॉन नेगेटिव का मतलब हो जाता है जीरो अलाउड है। तो अगर एक्स को जीरो लाओगे तो वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होना चाहता है, 21। और हमारे पास फॉर्मूला था कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू n का नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सोल्यूशन n प्लस 2 माइनस 1 c2 माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 n प्लस 1 c1 इज इक्वल टू कितना, n प्लस 1 हो जाता है। तो ये 21 माइंड, तो ये इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू n होने से सॉल्यूशन n प्लस 1 है, तो इसलिए ये 22 देंगे। अगर x का वैल्यू 1 लोगे तो x का वैल्यू 1, तब y प्लस जेड, याद आ रहा है, ये तो क्लास में करवाया था, 21 माइनस 2 19, नंबर ऑफ सॉल्यूशन n प्लस 1 है, तो कितना हो जाएगा 20। ऐसे जाते जाते, ठीक है, x का वैल्यू अगर 2 लोगे तो y प्लस जेड कितना, 2 2 जा 4, 21 माइनस 4 17, तो 18, क्या AP बन रहा है। जाते जाते लास्टली x का क्या वैल्यू दे सकते हो, क्या x का वैल्यू लास्टली 10 दे सकता हूँ, तब y प्लस जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 2। तो हेंस मुझे सम करना है क्या, 2 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट 22। मतलब यहाँ पे क्या है ना कि चीजें अगर ज्यादा लंबा होता है तो n प्लस 1, तो तुम डायरेक्टली n के ऊपर वो भी लेके जा सकते हो, समेशन ले सकते हो। सेम ही चीज यहाँ पे समेशन के साथ कर दिया गया है, ऐड कर लोगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो याद आ रहा है, तो इसे मैं इजी में डाल रहा हूँ मगर। हाँ,
क्योंकि ये क्लास, ठीक है, तो अब क्लास वर्क जो होता है, क्लास वर्क तो करके आओगे ना एग्जाम के लिए, जब आओगे तो करना शुरू करो ना रे, एग्जाम देना शुरू करो, देखना धीरे धीरे किस टाइप से। तो ये y प्लस जेड 21 माइनस ट्वाइस के हो गया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा डायरेक्टली यहाँ पे 21 माइनस ट्वाइस के -1 डिवाइडेड बाय n प्लस r प्लस 2 -1, तो +1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 इज इक्वल टू 20 माइनस ट्वाइस के हो जाएगा, 22 माइनस ट्वाइस के। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 22 माइनस ट्वाइस के, मगर अब के क्या क्या हो सकता है, के 0 से शुरू हो सकता है और कहाँ तक जा सकता है, 10 तक जा सकता है, तो समेशन के इज इक्वल टू 0 से 10 तक 22 माइनस। ऐसे काउंटिंग करके भी देख सकते हो, तो दोनों तो बराबर। ज्यादा लंबा होने से हम लोग कई बार ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, समेशन नोटेशन। क्लास में मैंने कहा था कि समेशन, मगर ये ज्यादा लंबा तो है नहीं, तो उससे काउंटिंग कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं, इसे मैं इजी में दूंगा। देखो, सम लंबा होने से टफ अगर बोलने लगोगे तब जेई एडवांस का प्रिपरेशन करना बंद कर दो, क्योंकि भैया जेई मेंस में भी आजकल टफ सम्स आते हैं, लंबे सम्स आते हैं। इफ ए बी सी आर इन एपी, ए प्लस बी प्लस सी 60 दिया हुआ है, इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, क्योंकि ट्वाइस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है, सम दिया हुआ है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये वाला वैल्यू इसमें डाल दोगे तो थ्राइस बी इज इक्वल टू 60, तो बी का वैल्यू 60 20 आ गया। तो 3 नंबर जब होता था तो नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, 3 नंबर में हमारे लिए ये ज्यादा अच्छा था, बी माइनस लैम्डा ले लेते हैं, बी को बी ले लेते हैं और सी को क्या, बी प्लस लैम्डा ले लेते हैं। तो बी का वैल्यू 20 आ गया, तो ये क्या हो गया, 20 माइनस लैम्डा, ये क्या हो गया 20, और ये क्या हो गया 20 प्लस लैम्डा। तो अब क्या कह रहा है ये किस में है, जीपी में है, तो अगर ए ये हो गया तो ए माइनस 2 क्या हो जाएगा, 20 माइनस 2, तो ये 18 माइनस लैम्डा। बी तुम्हारे पास 20 है और सी प्लस 3 क्या हो जाएगा, 23 प्लस लैम्डा। और ये किस में है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, तो इसका मतलब कंडीशन क्या था, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए माइनस 2 इंटू कितना, सी प्लस 3, तो बी स्क्वायर का मतलब 400, ए माइनस 2 मतलब 18 माइनस लैम्डा, सी प्लस 3 का मतलब 23 प्लस लैम्डा। सॉल्व करके लैम्डा का वैल्यू निकालो, वो तुम्हारा काम। वही चीज यहाँ पे भी, ए माइनस 2 20, उसके बाद अल्टीमेटली बात तो बराबर है ना, कि तुम डालोगे तो यहाँ पे सी को ए के टर्म में, सबको ए के टर्म में डाल दिया गया, बात बराबर है जैसे भी। ये तो 100% ईजी सम है, अरे यार ये तो बोर्ड लेवल था। प्रॉब्लम ये हो गया ना, कि अब प्रॉब्लम ये हो गया कि बोर्ड लेवल में टर्म 1 में तुम लोग ऑब्जेक्टिव सम के ऊपर ध्यान देने लगे हो, सब्जेक्टिव कभी भी नहीं कर रहे हो। सब्जेक्टिव टाइप का सम्स करने को करना छोड़ चुके हो, कईयों के साथ तो ये प्रॉब्लम होने वाला है कि सब्जेक्टिव का हैबिट ही खत्म कर दिया जाएगा तुम लोगों का। चलो, इफ द पॉइंट फॉल्स बिटवीन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो ऐसे में कि मैंने जो हम लोगों ने जो पहले भी ऐसा सम किया हुआ है, मुझे याद है हम लोगों ने बताया था, मैंने बताया था कि ऐसे सम में हर समय ग्राफ बनाओ तो अच्छा है। तो मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का जब तुम ग्राफ बनाओगे तो इसमें दो लाइन देगा, एक देगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, जो ये लाइन होगा, एक ये रीजन होगा, और एक रीजन होगा x प्लस वाई इक्वल टू -2। तो इसका भी, इसका x इंटरसेप्ट -2, y इंटरसेप्ट -2, तो ये लाइन, तो ये दो लाइन। तो ए अब तुम बोल सकते हो ये कौन से स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा, इसका लोकस क्या होगा, ए कॉमा ए कहाँ पे लाई करेगा, वाई इज इक्वल टू एक्स में, नहीं क्या, दोनों कोऑर्डिनेट सेम है। तो ये वाला जो लाइन है, ये लाइन तुम्हारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ का भी, यहीं का ही कोई पॉइंट तुम्हें ए कॉमा ए मिलेगा। तो इसका मतलब है कि तुम्हें ये रीजन चाहिए, ए कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है स्ट्रेट लाइन, और ये y इक्वल टू x, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 1,1, ये पॉइंट क्या आ जाएगा -1, -1। तो ए कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, दिख नहीं रहा है क्या, हाँ कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है बोलो,
-1 से लेके 1 तक, तो -1 से 1 तक मतलब a किससे छोटा, 1 से छोटा, ऑप्शन नंबर सी। तो बोलोगे सर तब तो ये भी सही है, मगर सिंगल चॉइस में तो तुम्हें बेस्ट ऑप्शन डालना होगा। बेस्ट ऑप्शन ये है क्योंकि ये सब वैल्यू देता है। ये -1/2 यहाँ से लेके यहाँ तक का एक वैल्यू देता है, तो वो छोड़ दे रहा है बीच वाला ना। A circle of radius 5 units touches both axes. ये सर्कल है, क्वेश्चन पढ़ के देखो एक बार। And whose center lies in the first quadrant. If the circle makes one complete roll on x-axis, तो ये घूमते घूमते ये घूमते 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 फाइनली वो इस रेड वाले पोजीशन में आ गया। Then the equation in new position, क्या दोनों का रेडियस सेम होगा? 5,5 क्यों है ये तो समझ में आया, क्योंकि ये 5 है। सबको पूरा लिखना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए इसे मॉडरेट इजी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और इसे इजी बोलूंगा, ये इजी सा। तो अगर पूरा एक कंप्लीट रोल कर रहा है तो ये जो होगा ये क्या होगा, ये इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा, तो सर्कमफ्रेंस इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस पाई आर, तो मतलब 10 पाई। तो अगर ये 10 पाई होगा तो नया जो सेंटर होगा वो सेंटर क्या हो जाएगा, तब ये वाला सेंटर, इसका एक्स एक्सिस में चेंज होगा, 5 + 10 पाई, वाई एक्सिस तो सेम ही रहेगा। तो इसलिए जो न्यू सर्कल है इसलिए जो न्यू सर्कल है, सुनने में आ रहा है ना, तो चलो चलो आवाज। तो इसका जो न्यू सर्कल है उसका सेंटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5 + 10 पाई 5, और रेडियस क्या हो जाएगा 5। तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ये होगा, ब्रेक करके देख लो, कोई भी इक्वेशन नहीं दे रहा है इसका आंसर। चलो आगे चलते हैं। ये मेरा एक फेवरेट सम है, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म स्टूडेंट्स को रियली में मुश्किल करता है, मैं बोलता हूँ इसलिए इसे मॉडरेट से इजी नहीं बोलूंगा, इसे मैं मॉडरेट से टफ बोलूंगा। हालांकि ये स्कूल में क्लास में करवाया हुआ सम था, मॉडरेट से लेके टफ के बीच में ये लाई करता है। A variable line L is drawn through the point, कहाँ से कहाँ तक, एक लाइन है जो कहाँ से ड्रॉ हुआ, 0,0 से ड्रॉ हुआ, जो एक लाइन L1 को मीट कर रहा है। L1 का इक्वेशन है y - x = 10, और L2 का इक्वेशन है y - x = 20। कहाँ मीट कर रहा है, A में मीट कर रहा है, B में मीट कर रहा है। अ पॉइंट P इज टेकन ऑन L, एक पॉइंट P लिया गया L के ऊपर, सच दैट क्या OP, OA और OB हार्मोनिक मीन में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। और ध्यान से देखो O से सबका डिस्टेंस, मैंने कहा था जब भी ऐसा डिस्टेंस होता है तो हमारा एल्गोरिथम था कि हम इस यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन लेते हैं। तो अगर मैं मान के चलूं कि इसका स्लोप थीटा है, तो ये अगर मैं कैपिटल L ले लूं, ये लाइन L1 ये L2, तो इक्वेशन ऑफ L कैसा दिखेगा, इक्वेशन ऑफ L यहीं पे दिखा दूं, ठीक है या छोड़ो, ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने अलग तरीके से किया हुआ है, तो ये x - 1/cos, सेम ही चीज है, बस इस स्टेप को वहां पे नहीं लिखा है। साइन थीटा = r, तो x का वैल्यू r cos थीटा है, y का वैल्यू r sin थीटा है। तो दिस इज द एनी पॉइंट, ये कहाँ पे, एनी पॉइंट ऑन L। अब r की किस वैल्यू के लिए तुम्हें पॉइंट A मिलेगा, हाँ, क्योंकि ये r है, तो अगर r को तुम OA ले लोगे तो तुम्हें पॉइंट A मिल जाएगा, नहीं कि अगर r = OA ले लोगे।
तो पॉइंट कैसा दिखेगा, एक्स आर कॉस थीटा मतलब ओ ए कॉस थीटा और कैसा, और ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है लाइज ऑन L1। L1 का इक्वेशन क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। तो इससे तुम्हारे पास ये कंडीशन आ गया, 1/o इज इक्वल टू, यहाँ से कंडीशन आ गया 1/o इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 10। अगर r का वैल्यू b ले लोगे तो, मतलब r अगर ob ले लोगे तो क्या होगा, अगर r को ob ले लोगे तो तब पॉइंट b मिल जाएगा। b कहाँ पे लाई कर रहा है, b L2 में लाई कर रहा है। L2 का इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था y माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। तो सिमिलरली ऊपर वाला जैसा ही कुछ मिला। अब जिसका लोकस निकालना है, अगर मैं उसको h कॉमा k ले लूं तो अब ये वाले में r का वैल्यू क्या है, इस वाले में यहां से लेके यहां तक, मतलब ओरिजिन से लेके p तक r का वैल्यू OP है। ये तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये L का कोई भी पॉइंट है, ये डिपेंड करेगा r को कैसे वेरी कराओगे। तो अगर r को OP ले लोगे तो तुम्हें पॉइंट OP कॉस थीटा मिल गया, और ये क्या मिला, OP साइन थीटा। कहीं से नहीं, मैं ये r इक्वल टू OP इस वाले में डाल रहा हूँ। तो ये h हो गया और ये k हो गया। तो अब रिलेशन जो दिया हुआ है, रिलेशन में पुटअप कर दो, h r कॉस थीटा है, k r साइन थीटा है, पुटअप कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा x और y के बीच में। कहां से आंसर आएगा, ये प्रॉब्लम है। क्यों, क्वेश्चन में क्या है, 2/OP इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, मतलब 2/OP इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2/OP इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/OA प्लस 1/OB। अब 2/OP का मतलब हो गया 2/R इज इक्वल टू 1/OA। हम लोगों ने देखा, ये निकला मुझे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय 10 प्लस OB निकला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय 20। तो दिस इंप्लाइज 2/R इज इक्वल टू एलसीएम 20 लोगे 2 साइन थीटा, तो ये 3 साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा माइनस, तो माइनस 3 कॉस थीटा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 40 इज इक्वल टू 3 इंटू आर साइन थीटा माइनस 3 इंटू आर कॉस थीटा, और यही एच और के था। तो 40 इज इक्वल टू थ्राइस के माइनस थ्राइस एच। तो लोकस जब निकालोगे तो 40 इज इक्वल टू थ्राइस वाई माइनस थ्राइस एक्स। देख लेते हैं अगर कैलकुलेटर इज इक्वल टू 40। अब सेम चीज नीचे, नीचे और एक सम है, सेम एग्जैक्टली सेम ही चीज है, बस अब क्या कह दिया, एग्जैक्टली सेम सम है कि जीपी में एग्जैक्टली सेम सम में अब तुम्हें इंफॉर्मेशन ये दे दिया गया है कि हाँ सेम चीज है, मगर ये किस में है, ओपी स्क्वायर जीपी में है। तो फिर वही वाला करो, ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओए इंटू ओबी। तो ओपी स्क्वायर अभी तो तुम्हारे पास निकला था आर स्क्वायर, ओए और इंटू ओबी, तो ये करोगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया तुम्हारे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर। तो अगर ये इस साइड लेके जाऊं तो आर अंदर ले लेता हूँ, आर साइन थीटा माइनस और कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 200। आर साइन थीटा वाई है तो वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 200। खेला खत्म। ठीक है, तो खत्म करते हैं। चलिए।